नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आज मैं लेकर आया हूं फिर से एक और डरावनी कहानी। दोस्तों, यह कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी, जो मैं आज आप सब लोगों को सुनाने वाला हूं। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप हमारी हर कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम गिरने लगी थी, दिसंबर का महीना, और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रही थीं। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और पूनम उस सुनसान सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी। सड़क पर धुंध की वजह से ज्यादा दूर तक देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। बानी ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहां से उसका ठिकाना लगभग 50 किलोमीटर दूर था। पूनम सड़क पर नजर दौड़ाते चल रही थी। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूर पर एक घने पीपल के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर, गाड़ी पेड़ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा एक संभ्रांत सी अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती साड़ी पहन रखी थी और सर पर पल्लू भी ले रखा था, उसे हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। पूनम ने एक पल कुछ सोचा, फिर निश्चय किया कि एक सामान्य सी दिख रही औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में है। देखते हैं क्या कह रही है। वैसे भी पूनम एक निडर और एडवेंचर पसंद युवती थी, जो सामान्यतः जल्द घबराने वालों में से नहीं थी। उसने गाड़ी रोकी, महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे कर उससे पूछा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? वो औरत थोड़ा गला खंखार कर बलगमी सी आवाज में बोली, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं। पास ही मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? पूनम को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे अपने घर तक ले चलिए। महिला पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। पूनम ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में सड़े हुए गोश्त सी बदबू भर गई हो। पूनम कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। गाड़ी का दरवाजा खुलने से बदबू अंदर भर गई है। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप मकान के आगे उसने गाड़ी रुकवाई और उसी प्रकार घर घराती सी आवाज में बोली, आप ठहरो, मैं अभी बेटे को लेकर आती हूं। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक अत्यंत जीर्ण शरीर के युवक को सहारा देकर लेकर आई। युवक बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। किसी प्रकार वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाजा लगा लिया। दरवाजा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के कारण गाड़ी का तापमान अचानक काफी कम सा हो गया। पूनम को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी। पूनम गाड़ी चला रही थी, मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी। वो सोच रही थी कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नजदीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घर घराती सी बलगमी आवाज में गाड़ी रोकने को कहा। पूनम ने पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। पूनम चौंकी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जहां वो लोग जा सकते थे। उसने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है और आपको बेटे को अस्पताल ले जाना है, वो बीमार है। तो औरत बोली, नहीं, यहां एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके ही पास जाना है, सो हम लोग यहीं उतरेंगे। पूनम ने गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाजा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देखे चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो पूनम को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या, ये मां बेटे जहां मर्जी जाएं, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचरस स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को जहन में बिठा लिया और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडहर सा मकान और बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे लगा दोबारा आने पर जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू खत्म हो गई थी। पूनम ने सोचा पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी, जो दोबारा उनके उतरते वक्त दरवाजा खुलने पर बाहर निकल गई। पूनम घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई।
गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते हुए ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल हो रही है। लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, अतः कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ ही कमरे में फिर वैसी ही सड़े मांस की बदबू भर गई थी। पूनम की आंखें खुल गईं। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर से चिपक सी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों की हरकत जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी में कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। पूनम भी खुद को आजाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई। देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई बदबू भी नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सभी कुछ ठीक था। बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था, जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर ही अलग से चिपका सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होने से वो पर्स के साथ चिपक गया था। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी। फिर टीवी लगाया। बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे। वो भी नियमित योगाभ्यास करती थी, सो उसने चेंज किया और अपने आसन करने लगी। फिर लगभग 6 बजे उसने जॉगिंग सूट पहना और निकल गई जॉगिंग को। लौटकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर फ्रेश महसूस करते हुए उसने नाश्ता बनाया और अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया। आज रविवार था और मौसम भी खुल चुका था। सुनहरी धूप निकली थी और सर्दी भी काफी कम थी। पूनम को पर्स में चिपका पैकेट याद आया। उसने सोचा ये उन माँ बेटे का ही होगा जो उसके पर्स में चिपक कर आ गया है। आज मौसम अच्छा देखकर उसने सोचा ये उन तक पहुंचा दे। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहां से कल उसने उन माँ बेटे को गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी दूर थी। शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर रही होगी। वह लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी, जहां से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देकर गाड़ी रोकी। पूनम ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े ने उल्टा उससे ही पूछा, आप इधर कहां जा रही हैं? पूनम बोली, थोड़ा आगे जो पुरानी हवेली है उसमें। बूढ़ा बुरी तरह चौंक उठा। उसने एक बार पूनम को गहरी नजर से देखा, फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती हैं? पूनम ने रात की सारी बात बताई। सुनकर बूढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? अब चौंकने की बारी पूनम की थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी, मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि वो पुरानी हवेली मेरी ही है। आज उसमें कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी भरी पूरी दुनिया उस हवेली में आकर ही उजड़ गई थी। पूनम को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी। उसने गाड़ी से उतरकर उससे कहा, बाबा आइए, हम उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं, आप मुझे पूरी कहानी बताएं। वे पास ही एक घने से पेड़ के नीचे बैठ गए। पूनम ठंड को ध्यान में रखकर थर्मस में चाय लेकर ही चली थी। उसने थर्मस साथ ले लिया और वहां बैठकर चाय पीते हुए बूढ़े से कहानी सुनने लगी। बूढ़ा बोला, बेटी, ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। मैं इस शहर में नया नया आया था। साथ में पत्नी और बेटा थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी, और हाँ, कुछ कंपनी के अकाउंट में घोलमेल करके भी हर महीने मैं अच्छी खासी रकम कमा लेता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, अतः मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनवाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने उस हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठी की
तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सिधार गए हैं और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो विदेश में बस गया है और यहाँ किसी परिचित को पावर ऑफ एटर्नी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वह संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं, अभिशप्त भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ एक समाचार छपा था कि लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि वो अभिशप्त जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और बेटे को ये जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। अतः मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन से भी अब भय दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियां करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियां बंद ही नहीं हो रही थीं। पत्नी ने घबराकर मुझे ऑफिस में फोन लगाया, मगर मैं एक जरूरी मीटिंग में था और फोन साइलेंट था, सो कॉल नहीं ले पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फोन चेक किया और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देखकर मैंने घबराकर उसे फोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां बंद हो गई थीं, मगर डॉक्टर ने एहतियातन उसे आज रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी मां ने समझाना चाहा, मगर वो नहीं माना और अपनी बाइक लेकर निकल गया। मगर उस दिन भी उसे वैसी ही उल्टियां शुरू हो गईं और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर तक आते आते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत उसी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयां दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा शाम तक चेक कर लें, सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए। हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे। कमरे की मध्यम सी रोशनी में हमने देखा वो बिस्तर पर थर थर कांप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा क्या हुआ, तो वो कांपती आवाज में बोला मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया सा घूम रहा है। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो एक जले हुए चेहरे वाला डरावना सा व्यक्ति था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे जगह देखकर उसने खरखराती सी आवाज में मेरा नाम लेकर कहा ये मेरा घर है जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया था और मुझे जलाकर मार डाला था। उसने मेरे जले शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था। इसलिए मैं आज तक यहाँ रहता हूँ और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करके रहने आता है तो उसे भगा देता हूँ। तुम भी भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दरअसल मैंने उस हवेली पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर अपने रहने के लिए उसे सजाया था। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता? मुझे क्या मालूम था मेरी ये जिद ही मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर माँ बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आकर आराम से सो गया। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा तुम भी फालतू बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल आया। शाम को मैं लौटा तो चाय देते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है।
थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो ये सब आयोजन करे और मेरे आने से पहले सब समेट कर साफ सफाई कर दे। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर दिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब समाप्त होकर घर साफ कर दिया गया था। बस बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली में लटका दिया गया था और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी। मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली खींचकर निकाली और उसे फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा कि ये सब क्या तमाशा है। मैंने पूजा करने की अनुमति दी थी, न कि ये सब टोना टोटका करने के लिए। पत्नी ने मुझसे बहुत विनय की कि मैं ऐसा न कहूं, बेटे का नुकसान होगा, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैं उसे और उस पंडित दोनों को बुरा भला कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार का सर्वनाश कर रहा था। मुझे ये बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। इतना कहकर बूढ़े ने गहरी सांस ली। पूनम को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वो उत्सुक थी पूरी कहानी जानने के लिए। थोड़ा रुककर बूढ़े ने कहना शुरू किया। वो बोला, अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई। हम दोनों ने गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा। बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जानना चाही तो बोला, आपने ऑफिस के करोड़ों रुपयों का गबन किया है। हमारे पास आपके नाम का वारंट है। आपकी इज्जत का ख्याल कर मैं आपको साथ चलने को कह रहा हूं, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाजत मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलिए, वहीं उन्हें बुला लीजिएगा। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी नहीं मिल पाया। मैंने चौकीदार को कहा, मैडम को बता देना मैं थाने गया हूं। मैं थाने आ गया। पीछे जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया। मुझे उसी रोज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया और यह खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसे होश में लाया गया तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहां हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत भयंकर चीज को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर नहीं उठ पाई। खबर सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे न जाने क्या क्या समझाता रहा, मगर मैं तो सुध-बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को पागल खाने में पाया, जहां डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। मैंने जानना चाहा मैं वहां कितने दिन से हूं, तो उन्होंने बताया पिछले 7 साल से मैं वहां था और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहां से बाहर आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने से सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने ही घर पर ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी अन्य प्रॉपर्टी पूनमम्मी में बेचकर कोर्ट ने गबन की राशि की भरपाई कंपनी को करवा दी है। उसमें से ही कुछ पैसे जो बच गए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया है और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी है। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बस मैं एक नजर उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था जहां मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहां आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माफी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कह गया कि जा, तुझे तेरे किए की पर्याप्त सजा मिल गई है, तुझे माफ किया। मैं यहाँ पास ही एक मकान किराए से लेकर रहता हूँ और तब से मैं अक्सर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूँ। अब पूनम ने पूछा कि इस लाल से पैकेट की क्या कहानी है। क्या ये अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था
ताकि मैं उस हवेली में जरूर जाऊं। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुम्हारे दिमाग का दांत देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि यह पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। वो बोला, अब सुनो, दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाकर्म नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी NGO के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी कृत्य संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने जब उनके लिए पूजा पाठ करवाई तो मुझे पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी। अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। बस तभी से इन्हें जब जरूरत होती है इसी तरह किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता। पूनम ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बूढ़ा बोला कि पंडित से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू की। काफी समय बाद मुझे एक बार एक महान साधु बाबा सफर के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उसके बाद उनकी सदगति को लेकर काफी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं। मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूं। और फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह ले जाकर श्मशान में जलती किसी भी चिता में डाल देने से मां बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर पूनम को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि यदि ये बूढ़ा मुझे न मिला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा, यहां से शमशान कितनी दूर होगा? बूढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। पूनम बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं, आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बूढ़े ने आश्चर्य से उसको देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो ना बेटी? पूनम बोली, हाँ बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जन गाड़ी में बैठ गए और पूनम ने गाड़ी रिवर्स करके वापस मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर रही होगी। थोड़ा चलकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। पूनम चौंकी, क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी। उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा है। बूढ़े ने उसे कहा, बेटी, किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर है। उसके बाद वो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर वो हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डर कर पैकेट फेंक दें। पूनम ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हिचकोले लेते कैसे भी करके आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूंकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नजदीक ही रुके थे, सो पूनम ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान न हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बूढ़े ने कहा, बेटा, रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो, वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी तो 3-4 झटके लेकर आखिर खड़ी हो गई। पूनम ने बहुतेरी कोशिश की स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। पूनम ने देखा सामने बस थोड़ी दूर ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बूढ़े से कहा,
बाबा, जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूँ, आप भी पीछे आ जाओ। बूढ़े ने उसकी बात मान ली और पूनम तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वो प्राणपण से दौड़ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए हों। अचानक उसे ख्याल आया, कल रात पर्स में से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वो रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ। छूते ही उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफी आगे तक पहुंच गई। उसने साफ महसूस किया उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वो ठहर गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे, उनके सर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह पूनम तक पहुंचे। पूनम ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तो वे बोले, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। आखिर मैं भी उनकी पनहुच से दूर हो गया। पूनम ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पोंछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बाबा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वे ठहरे, क्योंकि पैदल चलने से बूढ़े की सांस फूलने लगी थी। वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। पूनम का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। पूनम ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा को पहले टैक्सी में बिठाकर पूनम बाद में चढ़ी। टैक्सी चल पड़ी शहर की ओर। शहर के मुहाने पर ही शमशान था। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, क्या वो लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उन्हें लौटना भी है। ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर शमशान में चले गए। वहां 2 चिताएं जल रही थीं। बाबा ने वो लाल पैकेट खोला और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियाओं को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक एक पुड़िया डाल दी। दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी। बहुत तेज लपटें निकलने लगीं। पूनम ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में 2 आकृतियां उभर आईं। पूनम घबरा गई, मगर बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि आप दोनों को मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फफक कर रो पड़ा तो पूनम ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से और प्रेतलोक से मुक्ति मिल गई। बाबा ने रोते हुए कहा, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूं बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। पूनम उन्हें साथ लेकर शमशान से बाहर आ गई और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहां से वो बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। उतरकर पूनम अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा आप अब कहाँ जाओगे? तो वे बोले, बेटी अब तो मेरा यहाँ काम पूरा हो गया है। मैं भी अब सब बेच बांच कर तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। अभी कुछ दिन यहीं किराए के मकान में ही रहूंगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाकर्म करके तब यहां से जाऊंगा। तुम आती जाती रहना। पूनम ने उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप भी कोई कहानी हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी भेज दें। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कहानी को लोग कहां कहां से सुन रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।